नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखिए बच्चों, मैंने कल आपको रासायनिक अभिक्रिया का पहला चैप्टर में बता दिया था कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। यहाँ तक हमने कल करा दिया था। अब हमारे इससे आगे अभिक्रिया आती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 1 का क्लास 10th का पार्ट 2 है। देखिए बच्चों, इसमें आती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मैंने बताया था आपको कि अपचयन और उपचयन क्या होंगे, दोनों साथ साथ होती हैं। यानी कि मैंने बताया आपके लिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना और निकलना दोनों एक साथ होंगे। क्या होंगे? दोनों एक साथ होते हैं। या तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा और या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का निकलना। इन दोनों में से ये एक अभिक्रिया तो होगी ही होगी। कहते ऑक्सीजन जुड़ रही होगी और घट रही होगी, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन घट रहा भी होगा और जुड़ रहा भी होगा। उसे क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं? अपचयन अभिक्रिया और अपचयन उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना, यानी ऑक्सीजन जुड़ भी होती है और निकल रही भी होती है। या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या निकलना, या किसी अभिक्रिया में क्या होगा कि तो हाइड्रोजन निकल रही होगी या फिर जुड़ रही होगी, तो वह क्या हो जाती है, दोनों साथ साथ होती हैं, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे ये क्या है, हमारा जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड है। कार्बन से अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन निकल जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ जिंक ऑक्साइड है और यहाँ क्या बनना है हमारा? जिंक। यानी कि ऑक्सीजन का निकल रही है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है इसमें। एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि ऑक्सीजन की हानि हो रही है। और एक कंडीशन देखिए दोस्तों कि यहाँ क्या है, हमारा कार्बन है और इधर क्या है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। अब बात आती है इसमें कि अपचयन कौन सी है और उपचयन कौन सी है। तो मैंने आपके लिए बताया ना कल वाली वीडियो में, तो आप उसकी कल वाली वीडियो देख लेना। यानी कि ऑक्सीजन का निकलना था होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तथा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। और एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि क्या लिखना है, इधर उपचयन लिखना है आपको, इधर अपचयन लिखना है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन लिख दी, हाइड्रोजन लिख दी, तो प्लस माइनस। ओके। और हाइड्रोजन का माइनस, इधर प्लस। ओके। और ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन प्लस। हाँ, देख लो, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन। इधर देख लिया ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना तो अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। यानी कि इसमें कार्बन क्या है हमारा? उपचायक है, और जिंक क्या है हमारा? इसमें अपचायक। यानी कि अपचायक यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक हमारा क्या हो गया? इसमें कार्बन हो गया। क्या हो गया हमारा? कार्बन ऑक्सीकारक तत्व है इसमें। क्या है? ऑक्सीकारक तत्व है, क्योंकि इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन का जुड़ना। और जिंक क्या है? ये हमारा अपचायक है। क्या है? अपचायक। इसमें से क्या होती है? ऑक्सीजन की हानि होती है। पेपर में आ जाता है कि निम्न अभिक्रिया में से ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है, तो आपको कार्बन बताना होगा, क्योंकि इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकारक कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ओके बच्चों, अब हमारी सेकंड अभिक्रिया आती है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। ये देखिए, इधर क्या हुआ?
ऑक्सीजन अलग हो गई इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन। ये क्या हो गया हमारा अपचयन हो गया। और इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है हाइड्रोजन आ गया है, अब क्या आ गया इसमें हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। ये देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु से क्या हो गया अलग हो गया, तो ये क्या हो गया उपचयन। क्योंकि मैंने बताया है आपको देखिए कि ऑक्सीजन का निकल ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन उपचयन सॉरी, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है उपचयन होता है। तो इसमें क्या हो रही है हाइड्रोजन निकल रही है, क्या हो रही है हमारी हाइड्रोजन निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसमें क्या हो गया अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई है। अगर आपसे पूछे इसमें कि अपचायक पदार्थ कौन सा है यानी अपचायक तत्व कौन सा है, तो हमारा इसमें अपचायक होगा मैग्नीज Mn। और आपसे पूछे कि इसमें ऑक्सीकारक तो हाइड्रोजन, क्या होगा हमारा हाइड्रोजन। ओके बच्चों, क्योंकि नहीं सॉरी क्लोरीन, क्या होगा हमारा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन से क्या हो रही है हाइड्रोजन निकल रही है, क्या होगी नेट्रलियर क्लोरीन। ओके बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों अब आती है हमारी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव विलयन में किसमें द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या होता है एक ठोस पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है हमारा द्रव विलयन है और ये भी क्या है हमारा द्रव विलयन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव विलयन, ये द्रव विलयन दो विलयन यानी कि क्या हो गया द्रव विलयन हो गई है, कैसे हमारे द्रव विलयन में क्या होगी अभिक्रिया होती है इन दोनों के अंदर। ओके, और क्या होता है उत्पाद के रूप में एक अवक्षेप, अवक्षेप यानी कि ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, यानी कि ये हमारा ठोस पदार्थ है। क्या है हमारा ये ठोस पदार्थ है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव विलयन में क्या होगी अभिक्रिया होने के पश्चात एक उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है अवक्षेप या ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। एक बार और भी दिखा सकता हूं मैं आपको समझाकर कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव, ध्यान रखना यानी कि इसमें क्या आएगा द्रव आएगा, द्रव विलयन से यानी कि पतला द्रव विलयन से ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आती है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों ये मोस्ट है आपकी, क्या है मोस्ट, पेपर में इससे केवल इतना पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपके लिए समीकरण आ जाएगा, क्या आएगा समीकरण, और आपको इसमें पहचानना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देखो इसमें ना तो विस्थापन हो रहा है और ना ही कुछ हो रहा है, ना द्विविस्थापन हो रहा है कि आपस में अदला बदली हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, परंतु इसमें क्या हो रहा है प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी कि एक ही तत्व का क्या हो रहा है प्रतिस्थापन हो रहा है। तो देखिए CH4 क्लोरीन, ठीक है, यानी कि मेथेन क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, किससे कराई जाती है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मेथिल डाइक्लोराइड। ओके बच्चों, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का प्राप्त होता है। और देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन
का एक तत्व क्या हो गया, परमाणु विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ओके, क्या हो गया, क्लोरीन यानी ये तो इधर आ गया और इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, एक विस्थापित प्रतिस्थापित हो गया, यानी कि क्लोरीन के साथ क्या बना लिया उसने, बंध बना लिया। तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली हमारी हेडिंग आती है कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण का अर्थ होता है यानी कि हानि होना, किसी भी पदार्थ की या धातु की क्या होती है, क्षति होना प्रारंभ हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी धातु को क्या करते हैं, खुले आसमान के नीचे धर देते हैं, यानी कि नम भूमि पर, यानी कि आर्द्र भूमि या किसी जलीय स्थान पर खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो वह धातु उन पदार्थों से यानी कि वायु से और आर्द्र भूमि से और जलीय से क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या होता है, संचारित होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ना प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जैसे लोहे को हम खुले आसमान के नीचे रख देते हैं तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो क्या होगा, वो वह यानी कि वह धातु हल्के हल्के या धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। इसी को ही क्या कहते हैं हम, संक्षारित कहते हैं। देखिए कि देखो, जब किसी धातु को आर्द्र भूमि खुले स्थान के नीचे, आर्द्र भूमि खुले स्थान के नीचे या जलीय स्थान पर छोड़ देते हैं तो धातु वायु और आर्द्रता और जल से अभिक्रिया करके संक्षारित होना प्रारंभ कर देती है, जैसे कि जंग लग जाती है उस पर। जैसे एक चांदी को हम क्या करते हैं, खुले स्थान में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ती है, उस पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे आपके घरों में आपकी माता बहनें चांदी की अंगूठियां और पायलें पहनती हैं, उन पर क्या होता है, अधिक समय के पश्चात उस पर काले रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और जैसे तांबे पर हरी परत चढ़ना, जैसे आपके घरों में तांबे के बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं, उस पर क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है किनारों के अंदर। देखा होगा आपने कि आपके तांबे का कोई भी बर्तन हो घर में, उसमें देख लेना कि उस पर क्या चढ़ती है, हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ये क्या हो रही है, संचारित हो रही है। ओके बच्चों, और इसमें एक नोट भी नोट करना है आपको कि क्या होता है कि तांबे के बर्तनों में खाद्य पदार्थ यानी कि अम्ल या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबा इन पदार्थों से क्रिया करके विषैले या जहरीले पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है, पदार्थों का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, हमको नुकसान हो सकते हैं या नुकसान होगा ही। जब विषैला पदार्थ खाएंगे तो हम नुकसान होएगा ही। ओके बच्चों, इसलिए कभी भी तांबे के बर्तन में दही, छाछ, खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए और ना ही इनमें खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, क्योंकि यह इनसे अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अब हमारी हेडिंग आती है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे या बर्तनों में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ वायु से अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उपचयित होता है, तो उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण इन खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है तथा ये सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिका कहते हैं। देखिए जैसे कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर वायु से ऑक्सीकृत होकर या उपचयित हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है और खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, हमने जो भोजन बनाया है गर्मियों के दिनों में,
तो हमने जो सब्जी बनाई होती है, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं या बाहर छोड़ देते हैं, तो वे शाम तक क्या हो जाती है, हमारी खराब हो जाती है और उससे दुर्गंध आने लगती है। यानी कि खाद्य पदार्थ क्या हो गया, हमारा विकृत गंदिता हो गया, खराब हो चुका है वो, जिसे बोलते हैं कि अब उसको भोजन करना या सेवन करना बेकार होता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, हम विकृत गंधिका बोलते हैं। जैसे हमारे खानों पर या हमारी रोटियों पर क्या जम जाती है, 2 दिन 3 दिन बाद फफूंद जम जाती है, तो वो क्या है, हमारे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं तथा यह सड़वे, इनसे दुर्गंध आने लगती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, हम विकृत गंधता बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारी अगली जो हेडिंग है वो है यशद लेपन। तो यशद लेपन क्या होती है, जैसे हमारी लोहे की जो धातु होती है, लोहे की धातु और इस्पात की धातु, इसको जंग से लगने से बचाने के लिए या इसकी क्षति को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस पर जस्ते की या फिर पेंट ग्रीस ऑयल लगाकर इसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, जिससे लंबे समय तक यह क्या होगी, उपयोग में बनी रहती है। जैसे देखिए, जब लोहे व इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए इन वस्तुओं पर किसकी, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, जस्ते की परत, या पेंट यानी कलर करते हैं, रोगन करते हैं, जिसको आप बोलते हो ग्रीस की जाती है, जिससे इनको लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपका चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप हमारे चैनलों को, सॉरी, इसी प्रकार आप और भी चैप्टरों को पढ़ने के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। धन्यवाद।